जी, बिस्मिल्लाह। चलिए जी, सबसे पहले तो हमारे पास है कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूट व्हिच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर के वर्ड से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब है कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना। कंप्यूटर जो है कैलकुलेट करने के लिए या कंप्यूट करने के लिए उसको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सर ये एक हमने तो ऑलरेडी सर ने हमें पढ़ा दिए थे पिछले। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं पढ़े हमने। चलो ठीक है सर। मेजोरिटी क्या है स्टूडेंट्स की जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। 3 स्टूडेंट्स ने तो मुझे ये कहा है कि हमने ये नहीं पढ़े हुए। तो अभी 5 स्टूडेंट टोटल हैं। ठीक है, तो आप रिवाइज़ हो जाएगा आपका और नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना वो आगे वाला भी फिर कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। बेसिक सी डेफिनेशन है। इसके अंदर अ, कंप्यूटर के इनपुट चाहिए होता है, उसको उसने प्रोसेस करना है और उसने रिजल्ट देना हमें आउटपुट। 3 चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में और जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो सब के अंदर यही 3 चीज़ें हो रही हैं कि इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमें चीज़ों को प्रोसेस करके रिजल्ट्स देती है। तो वर्ड कंप्यूटर इज़ derived from compute which means to calculate. In simple and technical term, it is an automatic electronic calculating machine. तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट प्रोसेसेस आर मैनिपुलेट। प्रोसेस करना, मैनिपुलेट करना, एग्जीक्यूट करना, रन करना, एक ही टर्म्स हैं ये सारी। अ गिवन डाटा अकॉर्डिंग टू अ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऑलरेडी हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपके पास ये इनपुट आए तो उसका रिजल्ट आपने ये देना है। तो वो हमारे पास क्या है, गिव्स अ डिजायर्ड आउटपुट। तो वो हमें रिजल्ट्स देता है उससे रिलेटेड जितने भी हैं। अब कुछ लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके अंदर एआई की टर्म यूज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि हम अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं कि जिस तरह की उसके पास इनपुट्स आ रही हैं, अगर हमने उसको किसी इनपुट के अगेंस्ट आंसर नहीं भी बताया हुआ तो फिर भी वो खुद से मशीन सोचकर बताती है हमें। तो वो मशीन जो है उसको हम थोड़ा सा इंटेलिजेंट कर रहे हैं उस, तो इसके लिए टर्म जो है वो यूज होती है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उसमें ये होता है कि कंप्यूटर को जो बार बार इनपुट्स आ रही होती हैं उससे मशीन हमारी या हमारा जो सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है वो ऑब्जर्व करता है कि हमारे पास बार बार जो वैल्यूज आ रही हैं, अगर उसके अगेंस्ट हमने कोई कैलकुलेशंस नहीं की हुई तो वो प्रीवियस रिजल्ट्स को देखकर उनके अगेंस्ट खुद ही कैलकुलेशंस करनी स्टार्ट कर देता है। तो उसे उसके लिए हमें मशीन को थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है। तो उसके लिए तो ये टेक्निकल टर्म जो थी इसकी। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम और मलज़ूम है, दोनों के बगैर दोनों में से एक भी नहीं होगा तो कंप्यूटर आपका काम नहीं कर सकता। तो 2 पार्ट्स हैं इसके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में फिर हमारे पास कौन से पार्ट्स हैं, जितने भी फिजिकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जो मटेरियलिस्ट हैं, यानी कि मटेरियलिस्टिक पार्ट्स जितने भी हैं कंप्यूटर के वो सारे क्या हैं आपके पास हार्डवेयर हैं। ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर which can be touched, measured, have weight and occupy space are collectively called computer hardware. फॉर एग्जांपल हमारे पास है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एटसेट्रा। रैम भी है उसके अंदर आपके पास सीडी, डीवीडी, ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स, डिस्क ड्राइव्स, सर्किट बोर्ड है उसके अंदर, केबल्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, काफी कुछ है। तो ये सारा हमारे पास हार्डवेयर। सेकंड पार्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कोड रिटन इन अ डिफाइंड मैनर। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर में लिखते हैं, जो कोड हम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। इन अदर वर्ड्स सॉफ्टवेयर आर प्री रिटन प्रोग्राम्स विच कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये प्री रिटन प्रोग्राम्स हैं, पहले से हमने डिफाइन किए हुए हैं वेल मैनर्ड के अंदर, और ये हमें रिजल्ट्स देते हैं जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से। तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर है। और all programs and data stored on floppy disk, hard disk, CD-ROM are collectively called software. Examples are, या फिर मॉनिटर के ऊपर जो भी आपको चीज नजर आ रही है, स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, वो सारा कुछ जो है हमें जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है या हमारा डाटा जो स्टोर है वो सारा कुछ क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर है। डोज है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम,
जो पहले यूज होता था अब यूज नहीं होता। विंडोज है, इसके अलावा हमारे पास यूनिक्स, लिनक्स, जीनिक्स, जावा, एमएस ऑफिस, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनकी आगे टाइप्स भी आएंगी, ये किस टाइप में, कौन सा सॉफ्टवेयर किस टाइप में आता है और ये क्या क्या काम करते हैं सारे। डिवाइसेस आर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की और जो डिवाइसेस और कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। इनपुट के नाम से पता चल रहा है कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, यानी जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट। और जो भी डिवाइस हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। वो हमारे पास कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, स्कैनर हो सकता है हमारे पास, और इसके अलावा और भी काफी सारे, माइक्रोफोन हो सकता है हमारे पास, डिजिटल कैमरा हो सकता है, पीसी कैमरा हो सकता है। तो इन सब के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस आर दोज devices which send data or information to the central processing unit. The main input devices are keyboard. कीबोर्ड जो है टाइप करने के लिए, अल्फाबेटिक नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह देने के लिए हम यूज करते हैं। माउस है हमारे पास पॉइंटर को, स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। माइक्रोफोन है, साउंड हमारी इनपुट है। अगर स्कैनर है हमारी हार्ड कॉपी की इनपुट है, मतलब कि पेज के थ्रू, या टेक्स्ट है, या ग्राफिक्स हैं, ये इमेजेस हैं, वो हमने कंप्यूटर में कन्वर्ट करने हैं। ऐसे ही डिजिटल कैमरा है, इट इज यूज टू टेक फोटोज, फोटोज लेने के लिए, फोटोज लेकर उसको सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं। या पीसी कैमरा है हमारे पास, इट इज यूज टू क्रिएट मूवी एंड टू टेक फोटोज ऑन कंप्यूटर। इसके अलावा हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स शो करता है, वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट फेमस है वो हमारे पास है मॉनिटर। इट इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो आउटपुट। सेकंड नंबर पे हमारे पास प्रिंटर है। इट इज यूज टू डिस्प्ले प्रिंटेड आउटपुट ऑन पेपर। तो जो हार्ड कॉपी है या पेपर के ऊपर जो हम प्रिंट निकालते हैं वो हमें प्रिंटर के थ्रू मिलता है। स्पीकर जो है हमारी साउंड की आउटपुट दिखाते हैं हमें, साउंड की आउटपुट जो हमें मिलती है। इट इज यूज टू हियर साउंड, म्यूजिक एंड वॉइस आउटपुट्स। इसके अलावा हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो है सीडी, डीवीडी, सीडी रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिप ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, काफी सारी हैं जिनके अंदर हम परमानेंटली डाटा स्टोर करते हैं, वो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन permanently are called storage devices. For example, floppy disk drive, zip drive, hard drive, CD drive, etc. कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अलावा हमने कम्युनिकेशन करनी होती है डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट पीसीज के साथ। जैसे हम चैट करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक मैसेंजर पे हम कम्युनिकेशन करते हैं, या हम अपने ऑफिस के अंदर सिस्टम्स के अंदर एक नेटवर्क बना देते हैं जिसके अंदर सारे सिस्टम जो है कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रहे होते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। तो वो हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसे मॉडेम कहते हैं। और मॉडेम जो है वो स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के अंदर ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और डीमॉड्यूलेशन में एनालॉग सिग्नल जो है वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आते हैं। तो हमारा डाटा जो है, अगर मैंने ये फाइल किसी को सेंड करनी हो तो ये वायर के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू यहाँ से जाएगा सिग्नल्स की फॉर्म में, और अगले बंदे को अगले कंप्यूटर पे डिजिटल इमेज की फॉर्म में नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर। तो दरमियान में जो सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा जा रहा है उसे हम एनालॉग डाटा कहते हैं, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो डाटा हमें नजर आता है उसे डिजिटल डाटा कहते हैं। तो यहाँ से डिजिटल डाटा हमारे मॉडेम के थ्रू कन्वर्ट होके फिर सिग्नल्स में जाता है। तो आपके मोबाइल में भी मॉडेम होता है, वाईफाई का जो मॉडेम है, वाईफाई आप यूज करते हैं, हॉटस्पॉट वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह, उनका एक मॉडेम है। लैपटॉप में भी मॉडेम होता है क्योंकि वाईफाई वगैरह यूज करते हैं। या आपके घरों में राउटर होता है, वो एक्सटर्नल मॉडेम का काम करता है राउटर जो है। It is used to communicate and exchange data, instructions and information with other computers, for example modem। जी, इसके बाद हमारे पास यूनिट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के यूनिट्स कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास एएलयू है, इसमें हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, और दूसरा हमारे पास मेन मेमोरी है। 3 यूनिट है इसके टोटल।
सबसे पहले हम सीयू की बात करते हैं, कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट ये है मेरे पास। कंट्रोल यूनिट इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का सुपरवाइजर होता है, जैसे किसी कहते हैं कि ये मैनेजर है कंप्यूटर का, ये मैनेज करता है, कंट्रोल करता है सारी चीजें। ये खुद कोई काम नहीं करता, इसका काम है सिर्फ इसके जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, प्रोसेसर के, उनसे काम करवाना। जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को सेंड करते हैं वो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास जाती है, और कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि ये इंस्ट्रक्शन आगे उसने किसके पास भेजनी है। अब बाकी जो कंपोनेंट है उसके अंदर हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। अगर हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, हम कोई कंपैरिजंस कर रहे हैं, हम कोई लेस देन ग्रेटर देन, डिफरेंट तरह के कंपैरिजंस हैं। जी, क्वेश्चन है किसी का कोई? ठीक है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस भेजता है ये। तो इट acts like a supervisor for the computer. It does not execute program instructions by itself. It controls and coordinates all activities of computer system. इसके बाद हम ALU के पास आते हैं। ALU stands for arithmetic and logical unit. अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हमारी जितनी भी हैं, जैसे प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सारी ये करता है। और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हमारी जितनी हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, एटसेट्रा, जितनी भी हैं वो सारी इसने लॉजिकल यूनिट ने परफॉर्म करनी है। देन हमारे पास मेमोरी यूनिट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। द मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी विच आर रैम एंड रोम। मेमोरी यूनिट के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। दोनों में डिफरेंस क्या है? रैम जो है वो टेम्परेरीली डाटा स्टोर करती है, और रोम जो है वो परमानेंटली डाटा स्टोर करती है। तो आप मोबाइल वगैरह बाजार से बाय करते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर लिखा होता है कि 6 GB रैम है और 64 GB रोम है, या 3 GB रैम है, 4 GB रैम है और 32 GB रोम है। तो रोम जो है वो परमानेंट डाटा होता है। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इन शॉर्ट नोट्स, ये रैम के बारे में बताया हुआ है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज दैट पार्ट ऑफ CPU वेयर टेम्परेरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। तो टेम्परेरीली डाटा हमारा जितना भी है, विंडोज जो है उसका डाटा भी हार्ड डिस्क में, सी ड्राइव में स्टोर होता है, लेकिन जब विंडोज को हम ऑन करते हैं तो हमें उसका डाटा जो है वो रैम के ऊपर लोड होकर फिर शो होता है। रैम जो है जरा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, जहाँ पर हमारा जो डाटा है वो स्टोर होता है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में जब डाटा स्टोर होता है तो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से ही डाटा में मिलता है और उसी से डाटा यहाँ पर जाता है, तो इसलिए जरा फास्टर होती है एज कम्पेयर टू रोम। बाइट हमारे पास यूनिट है। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। अब इसमें बिट्स क्या होती हैं? 1 बिट जो है हमारे पास 0 और 1। जब हम कंप्यूटर को कहते हैं डिजिटल डाटा यूज करता है, डिजिटल डाटा में वर्क करता है, तो इसको हम कहते हैं 0 और 1, इसके अंदर बिट्स हैं। तो या एक 0 हो या एक 1 हो, तो वो हमारे पास एक सिंगल बिट बनती है। तो उस तरह की अगर 8 बिट्स हो हमारे पास तो वो एक बाइट बनती है। और इनका जो मजीद चीजें जो कुछ हैं एक्स्ट्रा, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी ग्रुप के अंदर, तो वहां से आप रीड भी कर सकते हैं इसे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है जी। तो ये जो है जी, ये कुछ टर्म्स हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन वही है, डाटा की और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, ये CPU की। तो इसमें हम आना चाह रहे थे इसके ऊपर। जी, ये मेरे पास है, एक बिट है। ये जो एक बिट है ना मेरे पास स्टोर्ड, एक बिट जो है वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो इसे हम एक बिट कहते हैं। और हमारे पास जो है 4 बिट्स का अगर एक ग्रुप हो, यानी 0 1 0 0, एक ग्रुप बना हुआ है 4 बिट्स का, तो वो हमारे पास क्या है, 1 निबल है, इज इक्वल टू 1 निबल। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट होता है, और 4 बाइट्स इज इक्वल टू 1 वर्ड या 32 बिट। तो ये एक वर्ड मेमोरी है एक, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, एक टर्म आएगी हमारे पास वर्ड मेमोरी।
और 1024 bytes is equal to 1 KB, 1024 KB is equal to 1 MB, 1024 MB is equal to 1 GB, 1024 GB is equal to 1 TB। ठीक है, तो सम टाइम हमें को क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कि आपका तो इतना एडवांस लेवल नहीं है, तो अगर कोई स्टूडेंट जो है PMS का या CS का कंप्यूटर का पेपर दे रहा है, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जो डिफिकल्ट है। वर्ड 6 GB कन्वर्ट टू वर्ड मेमोरी, तो 6 GB डाटा को हमने वर्ड मेमोरी में कन्वर्ट करना हो, तो वर्ड मेमोरी हमारे पास ये है, तो उसकी डिवीजन इस तरह होती है। तो यहाँ पर भी काफी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, ALU CU वगैरह की, अरिथमेटिक ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस, और यहाँ भी मेमोरी के टर्म्स बताई हैं। ये रैम की यहाँ पर टाइप्स बताई हुई हैं, जो भी हम ऊपर पढ़ा है हमने। रैम हमारे पास क्या होती है जी, रैम हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है कि जैसे ही हम कंप्यूटर्स को पावर टर्न ऑफ करते हैं, तो हमारी रैम जो है वो फ्लैश हो जाती है, सारा डाटा वहां से हमारा अरेज हो जाता है। दूसरी रैम हमारे पास टाइप्स हैं इसकी, डायनामिक रैम है DRAM, और स्टैटिक रैम है। तो ये दोनों रैम में फर्क है। स्टैटिक रैम एक्सपेंसिव होती हैं, फास्टर होती हैं। डायनामिक रैम जो है वो स्लो होती हैं एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, और चीपर रेट है इनके। और ये लैपटॉप्स वगैरह के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो हमारी रैम्स यूज होती हैं, वो हमारी डायनामिक रैम होती हैं, जिनको आपने देखा होगा DDR1, DDR2, DDR3, उनकी जो टर्म्स होती हैं। स्टैटिक रैम जो है ये एक्सपेंसिव होती है, फास्टर होती है, और ये यूज होती है सर्वर्स के लिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, सर्वर कंप्यूटर्स हैं, तो हैवी मशीन जो है वहां पर स्टैटिक रैम को यूज करते हैं। तो ये भी कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। सर ये जो ठीक है जी, आजकल SSD आ रही हैं, इनको स्टैटिक रैम में इतना लगेंगे, क्योंकि इनकी भी स्पीड काफी फास्ट होती है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इनका अच्छा होता है। जी नहीं, स्टैटिक रैम तो नहीं होती। किसमें आती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं, वो डिस्क ड्राइव्स होती हैं, SSD। अच्छा सर। आप उसकी बात कर रहे हैं? जी सर बिल्कुल। हाँ, उन वो जो सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव्स है ना, उनका स्ट्रक्चर बेसिकली रैम से मिलता जुलता बनाया गया है। जिस जी तरह ये रैम के अंदर हम डाटा जो है ट्रांजिस्टर्स के अंदर स्टोर करते हैं, ऐसे ही सॉलिड स्टेट जो डिस्क ड्राइव, उनके अंदर भी डाटा ट्रांजिस्टर की फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो वो फास्टर है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव के। और जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, वो आपकी, उसको हम कहते हैं वो मैकेनिकल डिवाइस है हमारी। मैकेनिकल डिवाइस का मतलब है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर एक मैकेनिकल सिस्टम होता है, डिस्क होती है एक प्लेटिनियम की, सॉरी उसकी एल्यूमिनियम की या मेटल की, कोई भी डिस्क होती है, और उस डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर करते हैं। अब उसके ऊपर डाटा स्टोर करने के लिए हमें एक रीड राइट हेड चाहिए होता है। वो हेड जो है हर वक्त घूमता रहता है उसके ऊपर, तो प्लेट भी घूमती रहती है। तो वो जो प्लेट होती है उसकी स्पीड 7200 रेवोल्यूशंस पर मिनट होती है। RMP, रेवोल्यूशंस पर मिनट, RPM, रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब कि 7207,200 दफा एक मिनट में वो घूम जाती है प्लेट जो उसके अंदर होती है हार्ड डिस्क के। तो वो एक मैकेनिकल सिस्टम है। जबकि सॉलिड स्टेट जो है उसके अंदर ट्रांजिस्टर है, उसके अंदर मैकेनिकल सिस्टम नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे चलती है। ट्रांजिस्टर के अंदर जो डाटा है, जिस तरह कैपेसिटर में करंट हमारा स्टोर हो जाता है ना थोड़ी देर के लिए, वैसे ही ट्रांजिस्टर में हम डाटा जो है उसको स्टोर कर लेते हैं। तो इनकी लाइफ भी होती है। SSD जो है, आपने देखा होगा कि जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं, उनके अंदर अगर 1 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो 256 GB की या 128 GB की SSD लगी हुई है। तो वो सारी हम SSD में क्यों कन्वर्ट नहीं कर देते? वो इसलिए कन्वर्ट नहीं कर सकते हम कि जो सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव है उसकी लाइफ बहुत कम है। वो 5-6 साल बाद, 7 साल बाद, क्योंकि उसके ऊपर बार बार इलेक्ट्रिक करंट ने आना है, फिर वापस आना है, तो उसके जो ट्रांजिस्टर हैं वो फ्यूज होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से वहां पर डाटा के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए सर अब उसकी ये जो लाइफ है वो बहुत कम है, इसलिए हार्ड डिस्क। जी जी, सर ये जो मतलब बिल्कुल लेटेस्ट आ रहे हैं मॉडल्स, इनमें तो अब ये हो गया, या तो हम SSD डाल सकते हैं, या जो सिंपल पुरानी रोम है वो डाल सकते हैं। अब तो ये आ रहे हैं, तो इसका फिर वही इशू होगा जो आप बता रहे हैं, 6-7 साल बाद वो डैमेज हो जी जाती है। बिल्कुल होगा। जी जी बिल्कुल सर। होगा, आप चाहे इसके ऊपर सर्च कर लें, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर। लेकिन अब कंपनीज क्या कर रही हैं, जो कंपनीज ये काम कर रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ SSD डाल रही हैं, हार्ड डिस्क को खत्म कर रही हैं,
उनका पर्पस एट द एंड वही है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो उनका मतलब यही होगा कि वो 5 साल के बाद आपकी जो एसएसडी है वो डैमेज हो जाएगी और आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, या आपको जो मशीन है वो नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो मतलब कि जिस तरह आपने देखा है कि ये गाड़ियां तो वो इसलिए उनकी क्वालिटी लो कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी खराब हो और हमारी नई जो प्रोडक्ट है वो सेल हो। और मोबाइल आप इससे तो देख टैक्स का लें, भी बड़ा साल रोल बाद बनेगा। नया। जी बिल्कुल, ये रिस्क है इसके अंदर। तो इसलिए जब भी कोई प्रोडक्ट आप लें, लैपटॉप लें, तो उसके साथ हार्ड डिस्क लाजमी लें। हार्ड डिस्क जो उसकी रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं आई कोई, जी बहुत सारी चीजों की रिप्लेसमेंट आ चुकी है, जैसे फ्लॉपी डिस्क की रिप्लेसमेंट आ चुकी है, ठीक है। हमारे पास जिप ड्राइव की रिप्लेसमेंट आ चुकी है, फ्लैश ड्राइव्स की रिप्लेसमेंट आ चुकी है, अब यूएसबीज और मेमोरी कार्ड्स वगैरह आने शुरू हो गए हैं। ऑप्टिकल डिस्क जो थी हमारे पास सीडी डीवीडी, उनकी रिप्लेसमेंट ब्लू रे डिस्क में आ चुकी है। लेकिन जो हार्ड डिस्क है उसका अपना जो मैकेनिज्म है वो बहुत पायदार है, बहुत रिलायबल है। हालांकि उसमें भी डाटा के रिमूव होने के चांसेस है, डाटा खत्म होने के चांसेस है, जैसे बैड सेक्टर आ जाता है हार्ड डिस्क के अंदर। मतलब कि एक जर्रा पार्टिकल जो ना, एक हवा का जर्रा भी आ जाए ना उसके अंदर, तो भी आपकी हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है वो एयर टाइट होती है आपकी। उसमें अगर आपकी एयर जा सकती है तो एयर के साथ डस्ट का एक छोटा सा पार्टिकल भी जा सकता है। कहते हैं ना कि जहाँ पे हवा जा सकती है वहां मट्टी भी जा सकती है। जी डस्ट सर। का पार्टिकल जैसे उसके अंदर गया, तो उस डिस्क के ऊपर, उस डिस्क ने जब 7,000 दफा घूमना है, रोटेट होना है, तो वो डस्ट पार्टिकल ने स्क्रैचेस डाल देने उसके ऊपर। तो उसे हम कहते हैं बैड सेक्टर, कि ये आपकी हार्ड डिस्क जिसमें बैड सेक्टर आ गया, अब ये खराब हो गई है। तो वो तो मतलब कि उसके भी हैं, लेकिन रीजन है उसकी, लेकिन इसकी कोई रीजन नहीं है। सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव में अपने डाटा स्टोर कर रहे हैं, बार बार डाटा ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसके ऊपर डाटा राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं उसको बार बार, तो उसके फ्यूज हो सकते हैं ट्रांजिस्टर्स। तो इसलिए सिर्फ एसएसडी वाली, मोस्टली मैंने खुद देखा है कि लोग जो है लैपटॉप लेने जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि एसएसडी ज्यादा हो, हार्ड डिस्क कम हो, या उनकी कोशिश होती है कि हार्ड डिस्क निकलवा दें, उसकी जगह एसएसडी लगवा लें। लेकिन वो सिर्फ ये नहीं देखते, मतलब कि लॉन्ग टर्म में उसका कितना नुकसान है वो नहीं पता आपको। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आइकन्स हैं। आपने छोटे छोटे ये आइकन्स जैसे देख रहे हैं आप, ये बने हुए हैं यहाँ पर। तो ये आइकन्स जो हैं, ये भी एक पूरा सब्जेक्ट है, ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ आइकन्स के बारे में। जैसे ये आइकन्स बने हुए हैं ना डिफरेंट तरह के, तो ये सर पूरा ये आइकन सब्जेक्ट तो है काफी एचसीआई। डिजाइनिंग में नहीं इसमें आ जाता। नहीं नहीं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है ना, एक सब्जेक्ट है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यानी कि यूएक्स यूआई सर। ह्यूमन जी, इंसान जो है मशीन के साथ इंटरेक्शन करता है किस तरह। मतलब कि पहले जो सिस्टम आते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम थे जहाँ पर कमांड होती थी, सिर्फ मेन्यूज नहीं होते थे। फिर विंडोज मेन्यूज वाले सिस्टम आ गए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में फिर आइकन्स सारे सेम होते थे, वर्ड्स चेंज होते थे। तो सारे आइकन्स अब जो है हमने इतनी तरक्की कर ली है कि एक लेमैन, एक रेडियो वाला बंदा जो है ना, वो भी मोबाइल यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि हमने इंटरफेस को इतना पावरफुल बना दिया है। वो आइकन को देखकर उसको पता चल जाता है कि इसके अंदर ये फंक्शन है, इसके अंदर ये फंक्शन है। वो गरारी सी बनी हुई है, सेटिंग यहाँ पे है, ठीक है, फोटो बनी हुई है, कैमरा बना हुआ है, तस्वीरें यहाँ पर है, ये कैमरे का निशान है, ये कैमरा है यहाँ पर। तो एक लेमैन को भी पता चल गया। तो ये आइकन्स की वजह से ही है। तो अब हमें सिर्फ आइकन को अपने मोबाइल के ऊपर में देखते हैं, हम आइकन देख के ओपन करते हैं मोबाइल को। आप मोबाइल के आइकन सारे सेम कर दें, मतलब कि थीम्स मिल जाते हैं, डाउनलोड कर लें आप थीम, और सारे आइकन सेम कर देते हैं। आपको कोई भी चीज ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, आप एक एक आइकन के नीचे पढ़ेंगे ये क्या है, ये क्या है, तो आपको समझ नहीं आएगी। तो ये हमारे पास जो थंबनेल्स या आइकन्स, पिक्टोरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन द डेस्कटॉप और स्क्रीन आर कॉल्ड आइकन्स। माउस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। माउस इट इज एन इनपुट डिवाइस, नॉर्मली कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है? जो स्क्रीन के ऊपर ये जो पॉइंटर है ना, ये एरो का जो सिंबल है, जिसको मैं ये हिला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, ये सिंबल को पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं उनको पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। तो ये बहुत सारी हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। This device is used for pointing anything on monitor through a blinking cursor. तो ये blinking cursor ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि जब टाइप कर रहे होते हैं तब ये ब्लिंक करता है, अभी नहीं ब्लिंक कर रहा है ये।
सॉफ्टवेयर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कोड्स रिटन इन डिफाइंड मैनर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल यूनिट, ये भी हमने पढ़ लिया है। लैन वैन, ये हमारे पास टाइप्स हैं नेटवर्क की, और ये फिजिकल टाइप्स हैं नेटवर्क की। एक हमारे पास लॉजिकल टाइप्स भी होती हैं जिनको हम टोपोलॉजीज कहते हैं। सॉरी, ये हमारे पास लॉजिकल हैं, लैन मैन और वैन, और एक हमारे पास फिजिकल होती हैं जिनको टोपोलॉजीज कहते हैं कि फिजिकली हमारा नेटवर्क किस तरह बना हुआ है। सबसे पहले लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज अ प्राइवेटली ओन्ड communication network that serves users within a confirmed geographical area. Confirmed geographical area मतलब कि एक छोटे से स्मॉल रीजन तक, एक एरिया तक फैला होता है। द रेंज इज यूजुअली विद इन अ माइल, परहैप्स वन ऑफिस, वन बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। तो इसकी रेंज जो है यहाँ पर 1 माइल लिखा हुआ है, वैसे मैंने कई जगह पर 1 किलोमीटर पढ़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि 1 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक अगर आपका कोई नेटवर्क है छोटा सा आपने बनाना है तो वो आपका लैन है। तो 1000 मीटर जो है वो फिक्स नहीं है कि 1000 से आगे ये चलता नहीं है, तो 1000 से आगे भी चल सकता है। तो अगर माइल के ऑप्शन है आपके पास, एमसीक्यूज में आ रही है तो आपने माइल चूज कर लेना है, अगर किलोमीटर में आ रहा है तो 1 किलोमीटर चूज करना है आपने फिर। देन हमारे पास है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क है। ये एक मतलब कि प्रोविंस जो है, ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री के दरमियान नेटवर्किंग करता है, जो वाइड एरिया नेटवर्क है। इन लैन और वैन दोनों के दरमियान में आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक सिटी को कवर करता है, पूरे बिग सिटी को, मेट्रोपॉलिटन सिटी को, जैसे लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद जैसा सिटी है उसको अगर कवर करता है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है अभी लाहौर में चल रहा है, जिसके अंदर कैमरास वगैरह जो है हर सिग्नल के ऊपर लगाए हुए हैं, तो वो हमारा मैन में आता है, मेट्रोपॉलिटन में। और वो भी लोकल से ही आगे बना हुआ है, छोटे छोटे लोकल मिलके मैन बनाते हैं, और छोटे छोटे मैन मिलकर आगे वैन बनाते हैं। तो वैन जो है वो एक बड़े सिटी से दूसरे बड़े सिटी तक, एक प्रोविंस, एक कंट्री, पूरी कंट्री में, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो नेटवर्क हमारा फैला हुआ है उसे वैन कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास है इंटरनेट। इंटरनेट जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि ये समंदर में केबल्स की जो तारें हैं वो खराब हो चुकी हैं, उनकी वजह से कुछ एरियाज में स्पीड जो है वो उसका इशू बना है। तो वो भी यही वैन का एक लिंक है जो कि डैमेज हुआ होता है। So it stands for wide area network. It is a communication network that covers a wide geographical area. The range is usually a state or a country. एक स्टेट भी हो सकती है और कंट्री भी हो सकती है। Examples are Telenet, Uninet, etc. इसकी दूसरी एग्जांपल जैज, जोंग और टेलनॉर वगैरह भी हैं, जहां पर एक पूरी कंट्री को उन्होंने कवर किया हुआ है। मॉडेम हमने अभी डिस्कस कर लिया है, उतना ही कुछ इधर लिखा हुआ है। मॉडेम इज एब्रिविएशन ऑफ मॉड्यूलेट, डीमॉड्यूलेट। Modulation is a process that converts digital signals into analog signals form, and demodulation is a process that converts analog signals into digital form. The device which performs modulation and demodulation is called modem. तो mod का MOD और demod का DEM, modem बनता है। In simple word, it is a device that converts the digital signal into analog and back from analog to digital form. ALU हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। रजिस्टर्स आ गए हमारे पास जी। रजिस्टर्स के बारे में मैंने इधर लिखा हुआ है, ये भी मैंने बताया नहीं था आपको। ये हमारे पास रजिस्टर्स आ गए हैं, ठीक है। रजिस्टर्स जो है ये हमारा छोटा सा मेमोरी एरिया है सीपीयू के पास। सीपीयू जो है उसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, उसने जो स्टोर करनी है इंफॉर्मेशन, वो या तो रैम से लेगा या रैम के ऊपर जाकर स्टोर करेगा। तो जब सीपीयू ने रैम के ऊपर कोई डाटा स्टोर करना है तो उसको एक डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ता है सीपीयू से रैम तक का। उस डिस्टेंस को कवर करते हुए उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स पे यूज करने पड़ते हैं, और फिर रैम के ऊपर जो डाटा है सर्च करके लेके आना, या रैम के ऊपर जाके डाटा को स्टोर करने के लिए सीपीयू को कुछ टाइम भी लगता है, जिसे एक्सेस टाइम कहते हैं हम। एक्सेस टाइम का मतलब क्या है कि सीपीयू जो है मेमोरी से एक डाटा को जब रीड करके लेके आता है, वन आइटम, सिंगल आइटम को, तो उसको जितना टाइम लगता है वो 100 मिली सेकेंड भी हो सकता है, 500 मिली सेकेंड भी हो सकता है, उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। ये अक्सर टर्म जो है ना यूज होती है, एक्सेस टाइम। तो अब 100 मिली सेकेंड्स का मतलब ये है कि सीपीयू को 100 मिली सेकेंड सिर्फ उसी पर लग गए।
जबकि सीपीयू की जब हम बात करते हैं कि सीपीयू की स्पीड कितनी है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हमारे पास 1 मेगाहर्ट्ज का एक सीपीयू प्रोसेसर है, 1 मेगाहर्ट्ज, अभी तो जो चल रहे हैं ना वो गीगाहर्ट्ज में चलते हैं प्रोसेसर, 2.5 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज, हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी है और गीगा जो है वो आइटम्स है हमारी, यानी कि कितनी आइटम्स एक सेकंड में कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म कर सकता है, ऑपरेशंस कितने परफॉर्म कर सकता है। तो जब मैं कहता हूँ ना 1 MB या 1 मेगाहर्ट्ज, जब मैं कहता हूँ तो 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब ये है कि कंप्यूटर एक सेकंड के अंदर 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को रिजॉल्व कर सकता है। जब मैं कहता हूँ 1 मेगाहर्ट्ज इस प्रोसेसर की स्पीड है, तो उसका मतलब क्या है कि 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में कंप्यूटर रिजॉल्व कर सकता है। जब हम कहते हैं 1 गीगाहर्ट्ज हमारा प्रोसेसर की स्पीड है, तो उसका मतलब है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑलमोस्ट बिलियन इंस्ट्रक्शंस जो हैं, 1 बिलियन या 10 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में रिजॉल्व कर सकता है। इतनी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के पास, प्रोसेसर के पास कभी भी नहीं होती। तो वो प्रोसेसर जिसको एक सेकंड में 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन रिजॉल्व कर सकता है, जब वो रैम से या रोम से कहीं से डाटा एक्सेस करने के लिए जाता है तो उसको 100 मिली सेकंड लगते हैं। ये मिनिमम बता रहा हूँ, 500 मिली सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड भी लग सकता है उसे। उतनी देर में वो कितने ऑपरेशन कर सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि सीपीयू को एक अपनी मेमोरी दे दी, क्या टेम्परेरीली जब उसने कोई डाटा स्टोर करना है कैलकुलेशंस के लिए, तो उसको रैम या रोम के पास ना जाना पड़े, बल्कि वहीं पर थोड़ी देर के लिए उसकी कैलकुलेशंस करके, उसको प्रोसेस करके वहीं पर कंप्लीट करके अपनी एग्जीक्यूशन करके वापस दे दे। तो उसके लिए हमने रखे वहां पर रजिस्टर्स। रजिस्टर जो है ये भी टेम्परेरी डाटा स्टोरेज है रैम की तरह, लेकिन ये सिर्फ सीपीयू यूज करता है। ठीक है। अब रजिस्टर्स का जो एक यूनिट है उसे हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप की टर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानते हैं तो। सिंगल बिट जो है वहां पर आपने पढ़ी है, वो हमारा फ्लिप फ्लॉप है। अब जो रजिस्टर्स हैं ये 8 बिट के हो सकते हैं, 16 बिट के हो सकते हैं, 32 बिट के हो सकते हैं, 64 बिट के हो सकते हैं, और हर एक रजिस्टर के डिफरेंट पर्पस होते हैं। सीपीयू को हमने डिफरेंट पर्पस के रजिस्टर दे दिए हैं कि आपने इंस्ट्रक्शन स्टोर करनी है यहाँ पर कर दें, मेमोरी एड्रेस स्टोर करना है यहीं पर कर दें, प्रोग्राम को काउंट करना है यहाँ पर आप काउंट कर लें, तो डाटा को आपने कुछ डाटा जो है वो लिखना है तो यहाँ पर आप इस रजिस्टर पे लिख दें। तो हमने डिफरेंट टाइप के रजिस्टर दे दिए उससे। अब बात ये आती है कि मेमोरी इतनी छोटी क्यों है, बिट्स में क्यों है, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट का रजिस्टर क्यों है? क्योंकि सीपीयू हमारा जो है वो सारी की सारी मैनिपुलेशन कैलकुलेशन करता है बाइनरीज में, और बाइनरीज में ही उसके पास इंस्ट्रक्शन जाती है डिकोड होकर, उन्हीं बाइनरीज के साथ वो काम करता है। तो इसलिए उसको चाहिए ही इतनी मेमोरी, तो उसके लिए ये भी बहुत मेमोरी है। तो जब हम बात करते हैं कैशे मेमोरी की, कैशे मेमोरी यानी कि आप बाजार से जब लैपटॉप लेके आते हैं तो उसमें कहते हैं L1 कैशे, L2 या L3 कैशे है, या हम कहते हैं कि 1 MB कैशे है, 2 MB कैशे है, 3 MB कैशे है। तो वो भी सीपीयू के लिए है कि उसको जो रैम और रोम के ऊपर जाना पड़ता है, अगर कोई बड़ी मेमोरी आ गई है तो वो वहीं पर कैशे में स्टोर कर ले और वहीं पर इसको इम्प्लीमेंट कर ले। तो कैशे फास्टेस्ट मेमोरी एज कम्पेयर टू रैम। Registers are high-speed staging areas that temporarily store data during processing and provide working areas for computation. तो ये प्रोसेसर का टेम्परेरी एरिया है जो कंप्यूटर को, प्रोसेसर को थोड़ी देर के लिए कंप्यूटेशन करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। रजिस्टर्स आर कंटेन्ड इन कंट्रोल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट जो है वहां पर होते हैं, और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट पे होते हैं। फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। एड्रेस रजिस्टर जो है ये एड्रेसेस को स्टोर करते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शंस हमने भेजी होती हैं उनको स्टोर करते हैं। स्टोरेज रजिस्टर डाटा स्टोर करते हैं। अकामुलेटर रजिस्टर्स जो हैं ये अकामुलेट करने के लिए डाटा को, अगर डाटा मतलब यहाँ पर एक रखना है कि यहाँ पर रखना है, दोनों को आपने मैनेज करना है, या दो चीजों को ऐड करके रिजल्ट कहीं और स्टोर करना है, तो वो अकामुलेटर रजिस्टर हम स्टोर करते हैं। अब हमारे पास टर्म है सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी की। सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में जो आपको नजर आ रही है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जो नजर आ रही हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, जितना भी कंप्यूटर में हमारा डाटा पड़ा हुआ है वो सारा सॉफ्ट कॉपी में पड़ा हुआ है। इट डिस्प्लेज द डाटा ऑन स्क्रीन ऑफ मॉनिटर, इट कैन बी कैरिड इन अ फ्लॉपी डिस्क,
चेंज कैन बी मेड इन अ सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी में हम कोई भी चेंज भी लेके आ सकते हैं, यानी कि उसको ओपन करें और ओपन करके उसमें पिक्चर है तो एडिट कर लें, टेक्स्ट है तो टाइप कर लें, सारा कुछ कर सकते हैं। हार्ड कॉपी जो है ये आउटपुट है सॉफ्ट कॉपी की, यानी सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट कर लें हम या आउटपुट निकाल लें उसकी, तो वो हार्ड कॉपी है। द डेटा इज प्रिंटेड ऑन पेपर, कार्ड एटसेट्रा विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। इट कैन नॉट बी कैरिड इन अ फ्लॉपी डिस्क, नो चेंज कैन बी मेड इन हार्ड कॉपी। तो इसमें कोई चेंज भी नहीं ला सकते हम, और दूसरा जो है इसको हम फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी स्टोर नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो है एक बेसिक नोट्स हो चुके हैं। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर या तो हम इसको स्टार्ट कर लें, और या फिर ये जो लेक्चर है इसमें मैं कुछ चीज़ें जो है आपको वो बता दूं और ये आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा, मैं इसका बता देता हूँ। डाटा हमारे पास है, डाटा की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स। यानी कि जो भी रॉ डाटा हमारे पास आता है जिसको हमने अभी मैनिपुलेट नहीं किया होता या एग्जीक्यूट नहीं किया होता, वो हमारे पास डाटा है। और जब उसे हम मैनिपुलेट कर लेते हैं या एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। इज डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। बाकी ये टाइप्स आपने देखनी है। अब इसमें जो कुछ चीजें हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस होगी है। सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं हमारे पास। सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हुआ यहाँ पर। टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिसमें विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस वगैरह हैं। दूसरा है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं उसको मैनेज करने के लिए। A utility program performs specific tasks usually related to managing a computer, its devices or its programs. ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर कहते हैं जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है किसी भी चीज के अंदर। जैसे आप बाजार से मोबाइल खरीद कर लाते हैं, उसके अंदर पहले से ही एंड्रॉयड का या iOS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। और उसके अंदर कुछ पैचेज, सिक्योरिटीज या रूट फाइल्स होती हैं, आपने अक्सर सुना होगा। अगर किसी का मोबाइल खराब हुआ है तो वो बाजार से ठीक करवाने जाता है, तो उसकी जो रूट फाइल्स हैं वो उसका फर्मवेयर है। ऐसे ही कुछ हमारे पास एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे गाड़ी के अंदर डोर को अनलॉक और लॉक करने के लिए हमारे पास सिस्टम है, स्क्रीन को टच करते हैं, या हम जो है रिमोट, उसका जो गाड़ी का रिमोट है उससे हम गाड़ी को लॉक और अनलॉक करते हैं, तो उसके अंदर भी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, आईसीज होते हैं। कैलकुलेटर, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेते हैं, ये दूसरा कैलकुलेटर है। तो कैलकुलेटर के अंदर भी एक चिप लगी होती है जिसके अंदर पहले से ही फर्मवेयर, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जो उसको मैनेज करता है। यूएसबी लेके आते हैं बाजार से, उसके अंदर पहले से ही सॉफ्टवेयर होता है जिसको कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो मैन्युफैक्चरर ने फिक्स कर दिए, जिनको चेंज करने से आपका हार्डवेयर डैमेज हो सकता है, हार्डवेयर आपका खराब हो सकता है, वो हमारे पास फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर consists of programs that perform specific task for user। ये जो थे स्पेसिफिक टास्क करते हैं उसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। और ये जो है एप्लीकेशन, ये स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म करते हैं यूजर के लिए, ठीक है। तो यूजर या यूजर स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं इनको। यूजर जो है अपनी डिमांड पर सॉफ्टवेयर भी बनवा लेता है, तो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनमें जो टाइप है हमारे पास पैकेज्ड सॉफ्टवेयर है। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर एक ही सॉफ्टवेयर में मल्टीपल चीजें हमें दे दी जाती हैं। जैसे एमएस ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसके अंदर हमें एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, काफी कुछ मिल जाता है, तो वो पैकेज्ड सॉफ्टवेयर है। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर या टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं इनको, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट का। जैसे कोई मेडिकल स्टोर वाला है, वो कहता है जी मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दें। कोई जनरल स्टोर वाला है, ठीक है, वो कहता है जी मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दें, अपनी डिमांड में वो कहता है जी मेरा इस तरह का काम है, मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर बना दें। तो उसे हम कस्टम बिल्ट, कस्टम सॉफ्टवेयर या टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें मार्केट से फ्रीली मिल जाते हैं। जैसे प्ले स्टोर से आप फ्रीली डाउनलोड कर लेते हैं, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, जिनकी कोई कॉस्ट नहीं होती। तो ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर
प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर हैं जो पब्लिक के लिए मतलब कि फ्रीली रख दिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास है जिस तरह आपके पास ऐप है, ये इसकी सिटीजन पोर्टल जो है, सिटीजन वाली ऐप है, इस तरह की जो सॉफ्टवेयर हैं जो पब्लिक के लिए रखे गए हैं। या आप एटीएम मशीन्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर पब्लिक जो है अपने अकाउंट्स जिनके बने हुए वहाँ पर जाके अपना जो डाटा है वो सॉरी अपना जो कैश है या अकाउंट की डिटेल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डोनेटेड फॉर पब्लिक यूज विद नो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, यानी कि आप बनाकर पब्लिक के लिए रख देते हैं कि जो मर्जी चाहे इसको यूज कर ले। और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, या इसके अलावा हमारे पास शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ देर के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके साथ शेयर कर दी जाते हैं। जब आपको उसकी आदत हो जाती है तो फिर उसे कहते हैं बाय करें। जैसे नेटफ्लिक्स है, आईडीएम वगैरह है, तो 15 डेज का, 1 वीक का ट्रायल, 1 मंथ का ट्रायल है, उसके बाद आपको बाय करना पड़ता है। तो ये हमारे पास टर्म्स थी कुछ जो हमने यूज की हैं। बाकी आप इसमें से और देख सकते हैं। हाँ जी, रोम हमारे पास है। ये हमारे पास है रोम। रोम क्या है? रैम का मैंने बता दिया था आपको, डी रैम और एस रैम, स्टैटिक रैम वगैरह। अब हमारे पास रोम है। रोम रीड ओनली मेमोरी है। अब रोम की भी काफी सारी टाइप्स है हमारे पास। रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि अगर आप पावर ऑफ भी कर दें तो फिर भी इसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर रहता है। तो रीड ओनली मेमोरी जो है रोम जिसे हम कहते हैं, ये सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हैं। जैसे बाजार से आप सीडी ले आए या डीवीडी ले आए जिसके अंदर मूवी हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, तो उसको आप जस्ट रीड कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं। आप उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपके पास रीड ओनली मेमोरी है। ऐसे ही हमारे पास प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि यूएसबी वगैरह हैं जिसके अंदर पहले से ही सारे प्रोग्राम सेट कर दिए गए हैं, मतलब कि वो ड्राइवर्स उसके हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं। या जो है ये हमारे पास है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक दफा ही इसके ऊपर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो आपने देखा होगा बाजार से एक सीडी या डीवीडी मिल जाती है हमें, जिसके अंदर अक्सर वो खुद भी डाटा को कॉपी कर रहे होते हैं, यानी कि एक मूवी वो अच्छी क्वालिटी की बाय कर लेते हैं, डीवीडी उसकी, और फिर उसके बाद उनके पास डीवीडीज होती हैं जिनके ऊपर सिर्फ एक दफा प्रोग्राम लिखा जाता है, तो वो उसके ऊपर डाटा को कॉपी करते रहते हैं डीवीडीज के ऊपर। ऐसे ही प्रोग्रामेबल के बाद है ईपी रोम है, रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप रेज भी कर सकते हैं। तो बाजार से अगर आप सीडी डीवीडी लेके आए तो कुछ के साथ लिखा होता है आर सीडी या आर डीवीडी, और कुछ के साथ लिखा होता है आर डब्ल्यू डी डब्ल्यू आर या आर डब्ल्यू डीवीडी, आर डब्ल्यू सीडी, यानी कि रीडेबल एंड राइटेबल। तो उसके ऊपर आप डाटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, यानी कि उसको चेंज करके इरेज भी कर सकते हैं। तो यूएसबी फ्लैश मेमोरीज, जिप ड्राइव्स, वो भी इसी में आती है। इसके अलावा हमारे पास है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हम सॉलिड स्टेट की बात कर चुके हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकली डाटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं, रेज भी कर सकते हैं, उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं दोबारा से। और फ्लैश मेमोरी हमारे पास है, नॉन आल्सो फ्लैश रोम और फ्लैश रैम, is non-volatile memory that can be erased electronically and reprogrammed। तो ये भी SSD के बारे में ही बात हो रही है। SSD के अंदर आप डाटा को, यानी कि फ्लैश रोम और रैम, उसको इसलिए कहते हैं कि वो रैम की तरह वर्क करती है, और जबकि वो है क्या, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट डाटा स्टोर करती है। ये क्वेश्चन है एक डिफरेंस बिटवीन स्टोरेज एंड मेमोरी। स्टोरेज में परमानेंट स्टोरेज यानी रोम के बारे में, और मेमोरी हमारी जो है वो रैम के बारे में। जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब अगर आपको